आज देवउठनी एकादशी है गुंजन, और आज से शादियों की शुरुआत भी हो रही है। देखिए, सभी मांगलिक कार्यों की आज से शुरुआत हो गई है, यानी देवउठनी एकादशी से शादी, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य पर लगी रोक हट जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के विश्राम के बाद जागते हैं। देवचैनी एकादशी से ही श्रीहरि सृष्टि को फिर से चलाने की जिम्मेदारी भोलेनाथ से लेते हैं और पाताल लोक छोड़कर वैकुंठ धाम आ जाते हैं। तभी से शुभ तिथि के साथ धरती पर शुभ मंगल कार्यों को शुरू करने की परंपरा निभाई जाती है। देवउठनी एकादशी की तिथि 11 नवंबर यानी कि कल शाम 6:46 से शुरू हो चुकी है और तिथि का समापन 12 नवंबर यानी कि आज शाम 4:04 पर होगा। देवउठनी एकादशी का पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 तक होगा। और इस देवउठनी या देवोत्थान एकादशी पर कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इन शुभ संयोगों में किए गए मांगलिक कार्य ज्यादा फलदायी होते हैं, ज्यादा पुण्य मिलता है। आज रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शश राजयोग का निर्माण हो रहा है। यही वो दिन है जब से शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता यह भी है कि देवउठनी एकादशी पर व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। भक्तों को दिन भर श्री हरि का नाम जपना चाहिए। इस एकादशी पर मध्य रात्रि में की गई पूजा बहुत फलदायी होती है, ऐसा माना जाता है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी का महत्व और क्या करने से भगवान नारायण की कृपा हम पर बरसेगी। देखिए, देवोत्थान एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है, लेकिन देवोत्थान एकादशी का महत्व सबसे ज्यादा बताया गया है। क्या महत्व है? माना जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 महीने के लिए सो जाते हैं योग निद्रा में, और फिर पुनः कार्तिक शुक्ल एकादशी को योग निद्रा से जगते हैं। इन 4 महीनों में देव शयन होता है या हरि शयन होता है, इसलिए इन 4 महीनों में समस्त मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। जब देव अर्थात भगवान विष्णु जगते हैं तभी कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो पाता है। देव जागरण होने की वजह से या देव उत्थान होने की वजह से इसको देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। देवताओं का, शुभ शक्तियों का उत्थान होता है, चारों तरफ शुभता पैदा होती है, इसीलिए इसको देवोत्थान एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने का, पूजा उपासना करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है देवोत्थान एकादशी पर अगर आप उपवास रखते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसा आपको आरंभ में ही बताया कि साल में आप कोई भी एकादशी का पालन करें या न करें, लेकिन देवोत्थान एकादशी पर अगर आप उपवास रखें, इसके नियमों का पालन करें, तो आपको विशेष लाभ अवश्य होगा। चलिए अब आपको उत्तराखंड के लोक परंपरा के उत्सव की तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी नेता अनिल बलूनी के दिल्ली आवास पर पहुंचे। यहां पीएम ने इगास बग्वाल लोक पर्व में हिस्सा लिया। बीजेपी सांसद हर साल ये पर्व मनाते हैं, लेकिन इस बार पीएम मोदी के पहुंचने से ये मौका और खास हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही उत्तराखंड का लोक पर्व मनाने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अनेक लोग बलूनी के आवास पर पहुंचे। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही गौ पूजन और तुलसी पूजन कर इगास की ज्योति प्रज्वलित की। इस मौके पर लोक कलाकारों ने अनोखी प्रस्तुतियां भी दी। आपको दिखाते हैं लोक पर्व में पीएम मोदी के पूजा पाठ की ये खास तस्वीरें।
आज देवउठनी एकादशी के साथ वेडिंग सीजन भी शुरू हो गया है। घर घर से लेकर छोटे बड़े बाजारों की रौनक इन दिनों देखने लायक है। जहां शादी वाले घरों में खर्चों की लिस्ट तैयार हो रही है, तो वहीं बाजार भी लेटेस्ट स्टाइल और डिजाइन के कपड़ों और गहनों से सजे हुए हैं। ऐसे में इस बार शादी की शुभ तिथि को लेकर नवंबर से लेकर दिसंबर के दौरान कितने दिन हैं, शादी और दूसरे मांगलिक आयोजनों के लिए तैयार बाजार को इस बार कितना फायदा होने की उम्मीद है, ये सब कुछ जानिए, समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। चार महीने वाले चातुर्मास के बाद आ गई हैं मांगलिक घड़ियां शुभ कार्यों को आरंभ करने की। मान्यता के अनुसार आज देवउठनी एकादशी से ही भगवान विष्णु के निद्रा से जागने के साथ ही घर घर मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। खास तौर से शादी ब्याहों के लिए न सिर्फ कपड़े और गहनों की, बल्कि गाड़ी, बर्तन, फर्नीचर और गृहस्थी से जुड़े सामानों की भी खूब खरीदारी हो रही है। देवउठनी एकादशी के साथ शुरू होने जा रहा है वेडिंग सीजन। वेडिंग सीजन की शुरुआत होते ही जगह जगह बाजारों में जो है रौनक नजर आने लगती है और तमाम त्योहार बीत जाने के बाद अब बारी है इस सीजन की। तो इस सीजन के लिए बाजारों में तो रौनक है, लेकिन जब शादियों की बात हो तो सबसे पहले बात आती है लहंगे और साड़ी की। लेकिन बात लहंगे साड़ी की हो रही है तो वो दिखाना भी बेहद जरूरी कि किस तरीके की जो ट्रेंड है वो इस वक्त बाजार में उपलब्ध है। इस तरीके की न्यूली वेड जितनी भी होती है लड़कियां वो पसंद करती है। तो तमाम जो है ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, चाहे फिर वो नेट की साड़ी हो, बांधनी प्रिंट में साड़ी हो, या फिर ये आप लोग बैठे हो, आप लोग ज्यादा बेहतर बता पाओगे क्योंकि आप लोग यहाँ पे खरीदारी के लिए आए हो। सब घर की शादी है, पहले ये बताइए। बिल्कुल घर की शादी है, बेटे की शादी है जी हमारे। काफी मात्रा में जो है अलग अलग तरीके के ऑप्शंस है लड़कों की शेरवानी के। आप सबसे पहले तो एक ऑप्शन मेरे सामने ही देख सकते हैं कि किस तरीके से कैलकाटा वर्क किया गया है इस चिकनकारी शेरवानी के ऊपर। आइवरी एक ऐसा शेड है, क्रीम, ऑफ वाइट, ये 3-4 शेड ऐसे है जो सबसे ज्यादा लड़कों के लिए ऑप्शन यही है। बिल्कुल मैम, सबसे ज्यादा यही चलते हैं शेड इस टाइम। ब्राइट कलर्स को इतने ज्यादा प्रेफर नहीं करते। ब्राइट कलर आजकल चलता नहीं क्योंकि पार्टी फंक्शन में वो ब्राइट कलर अच्छा लगता है। और इसमें ऑफ वाइट कलर हो गया, क्रीम शेड हो गया, ये सब शेड चल रहे हैं इस टाइम। और आजकल ना सबसे ज्यादा चल रहा है मोनोटोन। जैसी मोनोटोन क्या होता है? जैसी शेरवानी है वैसी पगड़ी, वैसा ही दुपट्टा, सब कुछ वही है। व्यापारी मानकर चल रहे हैं कि इस वेडिंग सीजन लेटेस्ट वैरायटी और डिजाइन के कपड़े और गहनों के अच्छे कारोबार की उन्हें उम्मीद है। शादियों का सीजन है वो 12 नवंबर से 15 दिसंबर तक जो होने वाला है, उसमें कम से कम मैं ये समझता हूँ 4.5 लाख शादियां दिल्ली में हैं। शादी ब्याह भी लाखों की तादाद में है दिल्ली के अंदर, और यहाँ तो दिल्ली से बाहर का व्यापारी भी आता है। तो अब की बार व्यापार बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसी हमारे को उम्मीद है। बहुत उत्साहित हैं लोग और अच्छी वैरायटी, लेटेस्ट वैरायटी, हल्की वैरायटी, जैसी ग्राहक को रेंज वाइज हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज देवउठनी एकादशी के साथ ही देश में शादियों के सीजन का श्री गणेश हो रहा है। मैरिज हॉल्स, कैटरिंग और बैंड बाजा तैयार हैं, तो कई घरों में दूल्हे राजा भी अपनी बारात के साथ तैयार हो रहे हैं। शादियों की ये जगमगाती रौनक अब नवंबर-दिसंबर के दौरान शहर शहर, गांव-गांव में बिखरी नजर आएगी। वहीं ज्योतिष के जानकार भी मानते हैं कि वैसे इस वेडिंग सीजन नवंबर में शुभ तिथि 12, 13, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 28 और 29 हैं, जबकि दिसंबर में ये तिथियां 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15 और 16 हैं। ये वो शुभ दिन हैं जब विवाह और दूसरे मांगलिक कार्य किए जा सकेंगे। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट का अनुमान है कि पूरे देश में 12 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर के दरमियान 18 शुभ दिन हैं, जिसमें लगभग 48 लाख शादियां होने का अनुमान है, जिसमें 6 लाख करोड़ का व्यापार होने की उम्मीद है। अनुमान के मुताबिक इस साल के इस चरण में 12 नवंबर से शादी का सीजन शुरू होगा, जो 16 दिसंबर तक चलने वाला है। इन दिनों में 18 दिन हैं जिनको ऑस्पिशियस माना गया है, और इन 18 दिनों में लगभग 48 लाख शादियां पूरे देश में होने का अनुमान है, जिससे लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होगा। तो त्योहारी सीजन के बाद देश में वेडिंग सीजन शुरू हो गया है। कई घरों में शादी ब्याह को लेकर उत्साह और उल्लास नजर आ रहा है, तो ऐसे में छोटे बड़े व्यापारी भी इस वेडिंग सीजन में खरीदारी के लिहाज से अच्छे कारोबार की उम्मीद लगा रहे हैं।
दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं आस्था के एक भगीरथ प्रयास की, जो सचमुच भागीरथी यानी कि गंगा नदी को लेकर किया जा रहा है। दरअसल 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू होने जा रहे महाकुंभ से पहले संगम क्षेत्र में गंगा की कई धाराओं को एक धारा में बदला जा रहा है। इसके लिए एक खास तकनीक पर जोर दिया जा रहा है, जिसके तहत ड्रेजिंग मशीन इस्तेमाल में लाई जा रही है। लेकिन कैसे हो रहा है इन मशीनों के साथ काम, यही जानने के लिए खास रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में एक तरफ देश दुनिया से आने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का महाकुंभ तैयार हो रहा है। श्रद्धालुओं की सुख सुविधा का ख्याल रखते हुए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त भी किया जा रहा है, तो दूसरी ओर संगम क्षेत्र में ही भागीरथी यानी गंगा नदी की कई धाराओं को एक करने की तकनीकी कवायदें इन दिनों हो रही हैं। आस्था के इस भागीरथ प्रयास को धार देने के लिए गंगा में 3 ड्रेजिंग मशीन लगाई गई हैं। ये पहली बार हो रहा है जब कुंभ मेला क्षेत्र में ऐसी मशीनों के जरिए नदी का एक ही प्रभाग क्षेत्र बनाते हुए गंगा के बढ़े जल स्तर के बीच से बालू निकाली जा रही है। अब देखेंगे 3 मशीन लगाई गई है, जिसे ड्रेजर मशीन कहते हैं, और इस मशीन के जरिए जो संगम की अलग अलग धाराएं बह रही हैं उनको सब एक धाराओं में किया जा रहा है। खास बात यह है कि संगम में आने वाले स्नानार्थियों यानी श्रद्धालुओं को नहाने के लिए एक तो प्लेटफॉर्म तैयार होगा, दूसरा श्रद्धालुओं को काफी सुविधाएं होंगी। कुंभ मेले में पहली बार ड्रेजिंग मशीन से नदी की सभी धाराओं को एक किया जा रहा है। यहाँ शास्त्री ब्रिज से लेकर संगम नोच तक गंगा को एक धारा में लाने की ये कोशिशें जारी हैं। मशीन ड्रेजर मशीन है, ये बीच में जो अलग अलग चैनल बह रहे थे उनको एक करके और उधर से बालू निकाल के इधर प्लेटफॉर्म बना रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए। कहाँ से कहाँ तक का काम हो रहा है? सर ये शास्त्री ब्रिज से लगा के संगम नोच तक। ये पहली बार ऐसा संगम पे चल रहा है? हाँ, संगम पे सर ये पहली बार चल रहा है। संगम पे चल रहा है। बाकी नदियों में सर काम चलता है, पहले चला नहीं। दरअसल कुंभ मेला प्रशासन गंगा की धारा की दिशा बदलने में IIT गुवाहाटी की मदद ले रहा है, जिसकी एक टीम ने कुछ महीने पहले यहां पहुंचकर सर्वे किया और फिर गंगा में ड्रेजिंग करने का फैसला लिया गया। क्योंकि पिछले माघ मेले में आपने देखा होगा कि संगम का क्षेत्र काफी कट गया था, करीब 60% कटान हो गई थी। तो उसको रिक्लेम करने के लिए भी और धारा को चैनलाइज करने के लिए, दोनों पर्पज के लिए हम लोगों ने ये कार्य करा रहे हैं। इरिगेशन विभाग के माध्यम से इसे ड्रेजिंग कहते हैं। ड्रेजिंग की 3 मशीनें लगी हुई हैं, वे काम कर रही हैं और उम्मीद है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल रिकवर कर लेंगे और रिवर को चैनलाइज करने में सफल होंगे। मेला प्राधिकरण की कोशिश है कि ड्रेजिंग मशीन से संगम का सर्कुलेटिंग एरिया बढ़ाया जाए, जिससे महाकुंभ में शाही स्नान पर्व हो या प्रमुख स्नान पर्व, श्रद्धालुओं को इस दौरान राहत मिले। इसलिए ड्रेजिंग से गंगा की कई धाराओं को एक करने का ये भागीरथ प्रयास कुंभ शुरू होने से पहले खत्म कर दिया जाएगा। मकसद एक ही कि महाकुंभ में आने वाले हर एक श्रद्धालु को संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने का मौका मिले। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं काशी के घाटों पर, जहां देव दीपावली की खास तैयारी की जा रही है। काशी में देव दीपावली मतलब देवताओं वाली दिवाली, जिसे बनारस में एक परंपरागत और लोक पर्व के रूप में पिछले 40 साल से निभाया जा रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, कार्तिक महीने की पूर्णिमा पर दिए जलाने का पौराणिक महत्व क्या है और काशी में देवताओं की ये दीपावली कितनी पुरानी है, ये सब कुछ जानिए इस खास रिपोर्ट में। कार्तिक मास की पूर्णिमा वो पवित्र दिन है जिस दिन देव दीपावली का उल्लास हर आस्थावान के दिल को रोशनी से सराबोर कर देता है। गंगा किनारे बसी काशी इस विशेष आयोजन पर किसी दुल्हन की तरह ही सजाई जाती है, जिसका श्रृंगार गहनों की बजाय मिट्टी के दियों से होता है। गंगा किनारे पर बने 84 घाट रोशनी से जगमगाते हैं, तो आसमान के अंधेरे को आतिशबाजी से रोशन किया जाता है। देवताओं का धरती पर उतरने का ऐसा स्वागत काशी से बेहतर और कहीं नहीं हो सकता। मौजूदा समय में पंचगंगा घाट इसलिए मशहूर है, विश्वविख्यात है, क्योंकि
इस घाट से शुरू हुआ एक छोटा सा गिलहरी प्रयास जो देव दीपावली के नाम से जाना जाता है, आज पूरे विश्व में उसकी एक अलग पहचान हो गई है। महज 7 कनस्तर तेल से 11,000 दीपक के जरिए हजारों की संख्या में यहाँ आस्थावान वर्ष 1985 में उतर आए थे और लगभग 40 साल बीतने को है। अब यह प्रयास एक महोत्सव का रूप ले चुका है, एक बहुत बड़े उत्सव का रूप ले चुका है। काशी की पावन धरती पर प्राचीन काल में देवताओं के लिए सिर्फ एक दिया जलाने भर जैसा ये पर्व आज से लगभग 40 साल पहले एक लोक परंपरा की शक्ल लेकर लाखों दियों की रोशनी में डूब जाता है। देव दीपावली पंडित नारायण गुरु जी जो मंगला गौरी मंदिर के महंत हैं, उन्होंने देव दीपावली का शुरुआत यही दिन किया। ये आप लोग आकाश दीप देख रहे हैं, तो ये आकाश दीप 2 कारण से यहाँ जलाया जाता है। 1 महीना कार्तिक में भगवान विष्णु पे पितृ भगवान विष्णु को समर्पित करके भी दीप जलाया जाता है और अपने पितरों के कल्याण के लिए भी यहाँ पर जलाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी हमने बताया ना कि तमाम देवता ऋषि तमाम को पक्षी वगैरह तमाम लोग से आते हैं यहाँ पे इस कार्तिक मास में, इसी तरह पितृ भी आते हैं, तो इनके प्रकाश के लिए उनको रास्ता दिखाने के लिए दीप जगाते हैं और जो भी ये दीप जलाता है उसको सभी प्रकार का पुण्य मिलता है। पुराणों में लिखा है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि जिस दिन थी, उस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था, जिसके बाद उस राक्षस से परेशान देवी देवता और गण भगवान शिव के साथ धरती पर आए और खुशियों के दिए जलाए। त्रिपुर नामक एक राक्षस था जो तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा रखा था। भगवान शिव के पास लोग गए, सारे देवता गए, तो सब लोगों ने कहा कि नहीं। नारद जी ने उस समय काम किया कि वह राक्षस से कहे कि अभी तक तूने विजय कहाँ पाया। कैलाश में भगवान शिव के पास भगवान नारद ने अपनी दिमाग से बुद्धि से उनको भेजा। भगवान शंकर ने से युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान शंकर ने उसका वध किया। देवलोक में देवता लोग उसको मनाते रहे देव दीपावली। इसी मान्यता को परंपरा के रूप में निभाते हुए हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर काशी में देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भोलेनाथ समेत सभी देवी देवता और गणों की काशी की धरती पर उतरने की मान्यता है। फिलहाल तो अब इंतजार है देव दीपावली के उन पावन पलों का, जब काशी के तमाम घाटों पर श्रद्धा और आस्था की बयार बहेगी, जहां गंगा आरती और आतिशबाजी का मनमोहक नजारा दिखेगा, तो वहीं हर आस्थावान की नजर उन 17 लाख दियों पर भी जरूर होगी, जो गंगा किनारे घाटों के कोने कोने को जगमगाते हुए हर किसी के मन में खुशहाली की रोशनी बिखेरेंगे। इस बार 17 लाख दियों से पूरी की पूरी काशी नगरी के गंगा घाट जगमग हो उठेंगे। साथ ही साथ लेजर शो होगा, ग्रीन फायर क्रैकर शो होगा, गंगा महोत्सव हो रहा है और लोगों की सहभागिता से तमाम आयोजन, तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। तो लगभग 40 वर्ष पूरे होने को हैं और छोटे से प्रयास से शुरू हुआ देव दीपावली अब विश्वविख्यात एक बहुत बड़े महोत्सव का रूप ले चुका है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT। सोनमर्ग का नाम सुनते ही हमें बर्फ से ढके मैदान और सफेद चोटियां नजर आने लगती हैं। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में इस सीजन की पहली बर्फबारी हो ही गई। ये तस्वीरें बीती रात की है, जब अंधेरी रात में आसमान से सफेद रुई की तरह बर्फ गिरी तो पूरा इलाका पल भर में सब सफेद हो गया। वहां पहुंचे सैलानियों की सुबह जब नींद खुली तो कुदरत की बिछाई सफेद चादर से उनका स्वागत किया। इधर पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद अब ठंड भी बढ़ गई है। ये तस्वीरें सोनमर्ग की है। जम्मू कश्मीर का सोनमर्ग
जिसे सोन नगरी भी कहा जाता है, सोने की नगरी इसे कहा जाता है। पहाड़ों पर बर्फ की चादर आप देख पा रहे हैं। बीती रात ये बर्फबारी हुई जिससे पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। पर्यटकों के चेहरे पर इसकी खुशी देखने को मिली, उन्होंने इसका बहुत दीदार किया और अब लगातार सैलानियों की तादाद बढ़ते जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के पीर की गली नाम से मशहूर पर्यटन स्थल में भी जमकर बर्फबारी हुई। इतनी बर्फबारी कि सब सफेद हो गया। इस मौसम का वहां पहुंचे सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया। कोई बर्फ से ढके रास्तों पर वॉक करता दिखा, जबकि कुछ बर्फ में मौज मस्ती करते हुए नजर आए। पीर की गली यानी ये सड़क कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र के राजौरी और पुंछ जिले को जोड़ने का काम करती है। पीर की गली को मुगल रोड का दिल भी कहा जाता है। बर्फबारी होने से कुछ वक्त के लिए मुगल रोड को गाड़ियों के लिए बंद करना पड़ा। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, और इतनी बर्फबारी हुई कि सब कुछ एक बार में ही सफेद हो गया। सोनमर्ग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां देर रात बर्फबारी हुई, जिसके बाद तापमान में भी ठंड बढ़ गई। ये तस्वीरें सोनमर्ग की है जब बीती रात बर्फबारी हुई और उसके बाद जब पर्यटकों की नींद खुली तो उनकी बल्ले बल्ले हो गई। उन्होंने जमकर मौज मस्ती की इस बर्फ में। और ये तस्वीर देखिए, बीती रात की तस्वीर है जब सफेद बर्फ की चादर से पूरा क्षेत्र, पूरी घाटी ढक गई। सीजन की पहली बर्फबारी से बताया जा रहा है गुलमर्ग, गांदरबल, पूरी जमीन जो है जन्नत जैसी तब्दील हो गई। और ये तस्वीरें आप देखिए, सोनमर्ग कश्मीर की सुंदरता को बढ़ाता है और ये बर्फबारी अब चूंकि शुरुआत हुई है तो इस सीजन भर बर्फबारी चलती रहेगी। पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है और संभावनाएं हैं कि ये खबर देखने के बाद पर्यटक और बड़ी तादाद में सोनमर्ग पहुंचेंगे। श्रीनगर में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। बर्फबारी से पहाड़ की चोटियां चांदी की तरह चमकने लगी। इस बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो गया। हालांकि अभी तो बर्फबारी की शुरुआत है। आने वाले कुछ दिनों में ये पहाड़ पूरी तरीके से बर्फ में ढके हुए नजर आएंगे। मुगल रोड की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और जहां तक आपकी नजर आएगी आपको बर्फ की एक चादर नजर आएगी। बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। पहाड़ों पर बर्फ गिरने के बाद अब मैदानी इलाकों में भी ठंड का सितम बढ़ना शुरू हो जाएगा। बहरहाल पर्यटकों के लिए ये बर्फबारी खुशी लेकर आई है, क्योंकि पर्यटक साल भर इंतजार करते हैं ऐसी बर्फबारी का और इस बर्फबारी में आनंद लेने का। कश्मीर के कई इलाके इन दिनों बर्फबारी से गुलजार हो गए हैं। बांदीपोरा की बात करें या चाहे गांदरबल की, पहाड़ों की चमक निखर गई है। इन पहाड़ों को भी मानो बर्फबारी का लंबे समय से इंतजार था। सीजन की पहली बर्फबारी होते ही ऊंची ऊंची चोटियों पर रंगत देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर छाई चांदी से सबसे ज्यादा खुश सैलानी हैं जो वहां पहुंचे हैं। अब आने वाले दिनों में पहाड़ों पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की हैं। खूबसूरत वादियों का दीदार करवाने के लिए अब आपको सोनमर्ग
मानो रंगत निखर गई है घाटी की। ये देखिए, कार की छत पर भी आपको सफेदी नजर आएगी, बर्फ नजर आएगी और अब जमकर लोग इसका आनंद भी ले रहे हैं। सड़कों पर मोटी परत जम गई है बर्फ की। ऐसे में वहां से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए सफर करना थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन घाटी की रंगत निखर गई है। देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बारामूला से आई हुई, जहां बर्फबारी के बाद पर्यटकों के चेहरे खिलते हैं। ऐसे में कई जगहों पर मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। बर्फबारी कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती है कि बर्फ को हटाने का काम चलता है और कई कई दिनों तक पर्यटक उसी जगह पर फंसे रहते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी खूबसूरत तो दिखती है, लेकिन भारी बर्फबारी के बीच कुछ मुसीबत और चुनौतियां भी सामने आ जाती हैं। अक्सर भारी बर्फबारी से रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन इस बीच मदद के लिए हमेशा टीम मौजूद रहती है। बारामूला में बर्फबारी के बीच जब गाड़ी फंसी तो बीआरओ की टीम, राहत और बचाव टीम पहुंच गई। टीम ने मिलकर सबसे पहले गाड़ी के पहियों पर जमी बर्फ को हटाया, फिर खुदाई करने वाली मशीन की मदद से फंसी हुई गाड़ी को बाहर निकाला गया। कुछ इस तरह गाड़ी और उसमें सवार सुरक्षित लोगों को बचा लिया गया, उन्हें बाहर निकाल लिया गया। इस काम के लिए बीआरओ जवानों की खूब तारीफ हो रही है। ये देखिए तस्वीर, कैसे उन्हें बर्फ से रेस्क्यू किया गया, बर्फ से बाहर निकाला गया। तो कश्मीर में कैसा मौसम है, मौसम का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ बानी। कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली। जहां मैदानी इलाकों में दोपहर के बाद बारिशें शुरू हुई, वहीं पर पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी हुई है। पहाड़ों पर हो रही इस बर्फबारी से तापमान में भी गिरावट आई है। अगर इस वक्त श्रीनगर की बात करें, सोमवार की शाम को श्रीनगर का तापमान मात्र 12 डिग्री के आसपास था। पिछले कई हफ्तों से कश्मीर में सूखे का मौसम चल रहा था। किसानों के साथ साथ आम लोगों को भी इस बारिश और बर्फबारी का इंतजार था और आने वाले दिनों में पहाड़ों पर हो रही इस बर्फबारी से न सिर्फ जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट आएगी, बल्कि इसका असर उत्तरी राज्यों यानी दिल्ली तक भी देखने को मिलेगा। मुजफ्फर अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर। पहाड़ों पर बर्फ है, लेकिन अभी तक सर्दी मैदानी इलाकों से नदारद है, लेकिन माना जा रहा है कि अब सर्दी दस्तक देने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर 1-2 दिन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो जाएगा और पहाड़ों पर और बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिसका असर मैदानी इलाकों में दिखाई देगा। हालांकि तापमान में बड़ी गिरावट के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। पहाड़ों पर सफेदी छाने लगी है। बर्फबारी के साथ सर्दी ने दस्तक दे दी है और अब आने वाले कुछ दिनों में इसका असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 1-2 दिनों में पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके असर से पहाड़ों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर दिल्ली एनसीआर समेत मैदानी इलाकों में देखने को मिल सकता है। तापमान में थोड़ी गिरावट होगी, जिससे ठंडक का एहसास होगा। दिवाली के बाद उत्तर भारत हो और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियां दस्तक दे देती हैं, पर इस बार लोगों को दिन और रात में थोड़ा थोड़ा गर्मियों का एहसास हो रहा है। दिन में देखा जा रहा है कि तकरीबन 30 डिग्री के आसपास तापमान है और वहीं रात को 20 डिग्री के आसपास तापमान रहता है। अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाली 14 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ और मैदानी इलाकों में बर्फबारी और बारिश की संभावना है, जिससे सर्दियां और बढ़ सकती हैं और जो तापमान है वो तकरीबन 16, 17, 18 डिग्री तक रात में छू सकता है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके साथ सटे और शहरों में रहने वाले लोगों को प्रदूषण से भी निजात मिल सकती है, क्योंकि हवाएं चलेंगी, जिसका सीधा सीधा असर प्रदूषण पर भी पड़ेगा। अभी तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। खासतौर पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर मध्य प्रदेश में अभी भी गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 नवंबर के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिससे आने वाले 4-5 दिनों में मैदानी इलाकों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की मामूली गिरावट आ सकती है। तापमान में एक बड़ी गिरावट के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। 14 को एक सिस्टम फिर आ रहा है, तो वो उसका हमारा अनुमान है कि वो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल देगा और उसके बाद 14-15 के बाद
थोड़ा विंड पैटर्न चेंज हो सकता है, फिर टेम्परेचर्स में थोड़ी चेंजेस आने का अनुमान है। आमतौर पर दिल्ली में सर्दी नवंबर के आखिर या दिसंबर की शुरुआत में शुरू हो जाती है। हालांकि इस साल सर्दी के मौसम में देरी हो रही है। इसकी वजह भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में मौजूद तटस्थ अल नीनो की स्थिति को भी माना जा रहा है। अल नीनो की वजह से मानसून कमजोर होता है और बारिश कम होती है। अच्छी बात ये कि नवंबर महीने की शुरुआत गर्म होने के बावजूद लानीना की स्थिति दिख रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगर दिसंबर तक लानीना की स्थिति बनती है तो उत्तर भारत खासकर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम और मध्य क्षेत्रों में कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। फिलहाल तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तापमान में हल्की गिरावट होने से 3 से 4 दिनों में सर्दी का एहसास होने की पूरी संभावना है। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों में बर्फबारी और मौसम में आए बदलाव का असर दिल्ली एनसीआर में भी दिखेगा, यानी जल्द ही हिमालय से चलने वाली ठंडी हवाओं से दिल्ली में शीतलहर चल सकती है। लेकिन ठंड बढ़ने के साथ ही दिल्ली में वायु प्रदूषण और भी खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। जानकारों की माने तो अभी तापमान में उतनी गिरावट नहीं है जितनी अमूमन रहती है। इसी वजह से दोपहर होने से पहले स्मॉग छट जाता है, मगर अब तापमान में गिरावट आएगी तो स्मॉग की चादर और घनी होगी, जो लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। हालांकि दिल्ली की हवा पहले से बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। यहां तक कि कुछ इलाकों में तो हवा का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। कई इलाकों में AQI 400 के पार है। आसमान में धुंध इतनी है कि ना अक्षरधाम नजर आ रहा है और ना ही इंडिया गेट। इन गंभीर हालात से निपटने के लिए सरकार की तरफ से प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए हमें खुद भी सावधानी बरतने की जरूरत है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की एक वजह पंजाब और हरियाणा में जल रही पराली भी है। ऐसे में जहां पराली जल रही है उन इलाकों का क्या हाल होगा, ये चिंता का विषय है। इन दिनों पंजाब हरियाणा के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है। अस्पतालों में आंख नाक में ज्वलन और सांसों की दिक्कत वाले मरीजों की लाइन लगातार बढ़ रही है। हालात में सुधार की फिलहाल गुंजाइश भी नजर नहीं आ रही है। इन दो तस्वीरों में क्या कुछ कनेक्शन है? पंजाब के ज्यादातर शहरों में ऐसी ही तस्वीरें अमूमन दिखाई दे रही हैं। एक ओर क्लिनिक में मरीजों की भीड़ दिखाई दे रही है। आंख नाक में जलन, सांस लेने में परेशानी की समस्या लिए मरीज इलाज के लिए अस्पताल आ रहे हैं, तो दूसरी ओर पराली जलाने की घटनाएं कम होती दिखाई नहीं दे रही। इस समय जो पराली जल रही है उससे हमारे 3 प्रकार के जो पेशेंट्स है वो बढ़ गए हैं। जैसे आईज में एलर्जी के पेशेंट हैं हमारे, तो उसमें 50 से 60% तक बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह अगर हम बात करें ब्रोंकाइटिस की, तो वहाँ पे हमारे रूटीन में 15 से 20 पेशेंट आ रहे थे, तो अब 50+ पेशेंट्स हमारे रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी तरह जो नेजल एलर्जी है उनके पेशेंट भी काफी बढ़े हुए हैं। पंजाब हरियाणा में जलाई जा रही जिस पराली से दिल्ली की हवा बेहद खराब हो चुकी है, सोचिए उस पंजाब हरियाणा की हालत क्या होगी जहां सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद पराली धड़ल्ले से जलाई जा रही है। क्या फरीदकोट, क्या बठिंडा, क्या कैथल और क्या करनाल। पराली जलाने की ये तस्वीरें रोजाना ही सामने आ रही हैं। पराली जलाने से पंजाब के कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI लगातार खराब स्थिति में बना हुआ है, जिससे खुले में सांस लेना भी दूभर होने लगा है। रविवार को बठिंडा, मंडी, गोविंदगढ़ और रोपड़ में अधिकतम AQI 400 से ज्यादा यानी खतरनाक कैटेगरी में रिकॉर्ड किया गया। तस्वीरें अमृतसर की हैं, जहां धुंध और स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। लोगों का कहना है कि प्रदूषण की वजह से उन्हें कई तरह की सेहत संबंधी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नगरी अमृतसर इस समय पोल्यूशन से इतने बड़े लेवल पर ग्रस्त हो गई है कि हम सब देख रहे हैं कि हर तरफ बहुत ज्यादा स्मॉग की चादर से लिपट गया है अमृतसर। यहाँ पे जो पराली जलाई जा रही है उस कारण से जो ये धुआं नजर आता है वातावरण में, वो उस कारण से दिख रहा है हमें। दूर दूर तक कुछ दिखता नहीं है। इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जब से दिवाली गई है इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सांस लेने में बुजुर्गों को, बच्चों को बहुत सी दिक्कत आ रही है। इतना धुआं फैल रहा है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, आंखों में जलन होती है। अब देखिए सर्दी का इतना मौसम आ गया और हम दोनों देखिए, आप भी देखिए, आपने भी शर्ट पहना हुआ है, मैंने भी आप, और इस पे भी अभी गर्मी लग रहा है। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए सरकारें कदम उठा रही हैं।
जुर्माने की रकम को भी दोगुना किया गया है, मगर पराली जलाने की घटनाएं जारी हैं, जिससे प्रदूषण की समस्या लगातार बनी हुई है। ऐसे में खुद की सुरक्षा खुद के हाथों में है। सबसे जरूरी है अभी हम इस समय सुबह और शाम के वक्त, खासकर जो हमारे छोटे बच्चे हैं तो हमारे बड़े हैं, स्ट्रीम ऑफ एजेस होते हैं, जैसे 5 साल से छोटे, 65 ईयर से बड़े, तो उनको घर से कम निकलना चाहिए। और हमें सुबह की सैर अब कुछ दिन के लिए बंद कर देनी चाहिए, हमें इंडोर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। और हमारे जो है बहुत ज़रूरी हो तो हमें बाहर निकलना चाहिए, वरना हमें नहीं जाना चाहिए। प्रदूषण के खिलाफ सरकारी जंग तो जारी रहेगी, लेकिन आपकी सेहत आपके हाथों में है, तो जितना मुमकिन हो प्रदूषण से खुद को दूर रखिए। मास्क और एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें ताकि आपकी सांसों पर संकट न आए। फरीदकोट से प्रेम कुमार पासी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।